की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हैं उनमें इंट्रोडक्शन तो हो गया था इसका खत्म। अब जो हमारे पास है इसमें वो कुछ अंडरलाइनिंग है। जल्दी से इस अंडरलाइनिंग को खत्म करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये कुछ अंडरलाइनिंग है, आपको अंडरलाइन करना है इसमें। और इसमें कहा गया है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पोजीशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पर बताया गया है द नेम ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन नेम है उसका मतलब क्या है ये ट्रांजिशन। तो उन्होंने बताया द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है। द ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट डी ब्लॉक को का नाम दिया गया है क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ठीक है ना। इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट, देखो दो वर्ड आएंगे इसमें, एक का नाम होगा पेनल्टीमेट और एक होगा एंटी पेनल्टीमेट। तो इनके लिए तैयार है ना। एक होता है पेनल्टीमेट और एक होता है एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, ठीक है। तो पेनल्टीमेट के बारे में कोई बता सकता है? रेज योर हैंड जिन्होंने डी एंड एफ खत्म किया अपने स्कूल में। पेनल्टीमेट किसे कहते हैं? रेज योर हैंड जिसे पेनल्टीमेट के बारे में पता है। बड़ा पॉपुलर है। वेरी गुड विपिन, बताइए। सर n-1। वेरी गुड। n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट और n-2 को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है ना। याद रखना, पेनल्टीमेट होता है n-1। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा 26 होता है तो ये होता है आर्गन, आर्गन के बाद है 3d, 3d के बाद है 4s। तो यहाँ पर आ गया आपका 18 + 2 + क्या 6 + 6 आ गया। अब यहाँ पर जो ये है आयरन, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहूँ ये डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी भाई? n-1d 1 to 10 या 0 to 10 लिखो तो और अच्छा है। और ns 1 to 2, या तो 1 होंगे या 2 होंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की आगे आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो n-1 है वो रिप्रेजेंट करता है पेनल्टीमेट को। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा आपका n-2, तो वो होता है एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। तो ये पेनल्टीमेट पता लग गया होगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ये जो अभी अभी आपकी डिस्कस हुई है। कई लोग कहते हैं कि 1 से 10 होनी चाहिए, 1 to 10 होनी चाहिए। यार 1 to 10 अगर आप कर भी दो तो आप देखो ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे। सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो वहां पर आपका एक भी इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं। तो इसीलिए कई बुक में 0 to 10 होती है, कई बुक में 1 to 10 होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये दी हुई है तो एनसीईआरटी कभी भी नंबर नहीं काटेगी इस चीज के, अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो। ये बात ट्रू है, ठीक है ना। सीबीएसई कभी ऐसे नंबर नहीं काटती है, एनसीईआरटी में अगर दी हुई है तो लिख सकते हो आप इसको। बस एक ही केस है, मैंने बता दिया 47 सिल्वर, जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, ठीक है ना। आप पीरियोडिक टेबल उठाओ, देखो उस पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता लगेगा कि सिल्वर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? 0। सिल्वर नहीं, पैलेडियम में, सॉरी पैलेडियम में देखो 5s में इलेक्ट्रॉन कितने दिखा रखे हैं? 0 दिखा रखे हैं। पैलेडियम में बिल्कुल, सिल्वर में 1 है। सिल्वर हमने कर भी लिया है केस। तो और देखो कहीं भी आप देखोगे डी में 0 नहीं है, एस में 0 नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ पैलेडियम एक ऐसा केस है जहाँ एस में क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ 0 आ गया, और ये सारी ग्राउंड स्टेट है, कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये सारी ग्राउंड स्टेट है। एंड हाउ कैन वी से दैट कि यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 10 होगी? 0 भी तो है भाई, इसीलिए कई बुक में 0 to 10 भी है। अच्छा, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है जहां पर कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s1 होती है इंस्टेड ऑफ 3d4-4s2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टेबिलिटी है 3d5 में वो ज्यादा है, और एनर्जी गैप भी बोलते हैं 3d और 4s के बीच में बहुत कम होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। कॉपर में भी यही केस है, 3d10-4s1 और 3d9-4s2 नहीं होता, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है।
तो ये थी आपकी जो इंट्रोडक्शन है इसका यहाँ से यहाँ तक का, और ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर रिप्रेजेंटेड बाय N-1 D10 NH2। और अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट भी देखोगे, एक्साइटेड स्टेट भी देखोगे, दोनों केस में तीनों में डी में 10 ही रहेंगे, ठीक है ना। ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट आर कंप्लीटली फिल्ड इन द GS एंड एज वेल एज इन योर OS। एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूँ मैं बार बार, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए कहा जाता है दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसपे हमने कल एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी किया था। और डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पता है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो बातें, जो चीजें हम आने वाले इसमें पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे इन दिस यूनिट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टॉपिक, ठीक है। तो ये डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर है आपका ऑन व्हाट ग्राउंड, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 8.1 जो हम पहले ही कर चुके हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट, कैन यू से दैट स्कैंडियम 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। यस, स्कैंडियम इज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है डी के अंदर, और जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में मिलता ना ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता, देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी हम कर चुके हैं। और अगर हम आगे चलें तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सिल्वर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी 4d10 होता है इन द ग्राउंड स्टेट, स्टिल इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी में 9 आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बनाता है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि मानते हैं, ये बात हम मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल कॉपर की तरह, राइट। कॉपर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस विपिन बताइए। सर 0 इलेक्ट्रॉन तो एस में है, डी में थोड़ी ना है, पैरेडियम में। पैलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन एस में है, ठीक है। सर डी में फिर 0 to 10 होगी या एस में होगी 0 to 2? बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, डी में तो कभी 0 इलेक्ट्रॉन ES में, एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल सही करेक्शन थी। 1 to 10 होगा, ये है वो 0 to 2, ये वो, ठीक है भाई। माइनर मिस्टेक जो भी है, मिस्टेक तो मिस्टेक है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो ये आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बुक में ये भी है। डी में तो 0 होंगे ही नहीं, सही बात है। अगर 0 हो गए तो वो कहाँ से हो गया, वो डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 1 to 2। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का पोर्शन खत्म। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छी खासी जानकारी हमने जो भी अंडरलाइन अभी आज की है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। वही आज हम जो भी करेंगे इस क्लास में, वो हम कल की क्लास में फिर से अंडरलाइन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कितनी अजीबोगरीब एक एक लाइन अगर इसकी पढ़ लोगे ना आप, तो आप नीट और मेंस के भी क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। मेंस के क्वेश्चन भी बताते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT और कुछ नहीं है। लोग कितनी अजीब बात लिख रखी है इन्होंने कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल है तो यार ये शो करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल, हाई थर्मल एनर्जी होती है, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मैट्रिक लेक्चर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी और प्लस में मैग्नीज भी, मतलब ये इन सारी जो सिस्टम है इनसे बाहर है। तो आज हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और कल से फिर से इस अंडरलाइन पे हम फोकस करेंगे। तो एक आंख हमारी यहाँ पर रहेगी NCERT पे फोकस, ये नहीं कि हम इसको इग्नोर करेंगे। तो फिर से आ जाते हैं हम अपने नोट्स की तरफ, और एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। अब हम थोड़े से, कल 5 क्वेश्चन हो गए थे कुल मिला के। ओके, तो नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो है आपका, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट का
why do transition element जितने भी होते हैं, इनकी हायर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होती है? हायर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन पहले इसको समझना अच्छी तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए इसका आंसर क्या है। तो देखो, जो आंसर है इसका वो ये है। एटोमाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एटम और एटम के बीच में बॉन्ड को बोलते हैं एटोमाइजेशन। जैसे आयरन है, आयरन 26 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो आर्गन, जनरली हम नॉर्मली आर्गन लगाते नहीं है डी ब्लॉक में, वैसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको। 6 4f क्या हो जाएगा आपका 2। तो बताइए, अपना हैंड रेज करो और बताओ आर्गन के अंदर डी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? रेज योर हैंड। 1 2 3 4। डी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आर्गन के अंदर? यस रोहित बताइए। 4। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6। 6 होने के बाद अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? 1 2 3 4, 4 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं एक और आयरन, अगर आप आयरन के ब्लॉक को देखोगे तो सभी एटम किसके होंगे? प्योर आयरन का ब्लॉक जो होगा, सभी एटम किसके होंगे? आयरन के ही तो होंगे ना। अब आयरन आयरन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है ना, आयरन आयरन के साथ बॉन्डेड है, इसे बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड, मेटल मेटल आपस में। तो मैं एक और आयरन बना रहा हूँ क्योंकि आयरन आयरन के साथ बॉन्डेड है। वहां भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, वहां भी अगर आप देखोगे तो वहां भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर? वो भी तो 4 ही होंगे ना। ये 4 अनपेयर है। अब अनपेयर अनपेयर आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्डिंग। और इनको बॉन्डिंग को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। या फिर इनको तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो हायर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी ज्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है ना। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी ज्यादा होती है, हायर वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन होती है, क्योंकि इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं कि आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। और सोचो, जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो आपस में बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरा इशारा है जिंक की तरफ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये आपस में बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे? बहुत ही वीक बनाएंगे। इसीलिए जो एक्सपीरियंस है भाई, इसका पूरा फायदा उठाओ और चीजों को कहाँ एकदम से आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये देखो भाई, इसमें अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो यहाँ पूरा स्कैंडियम से जिंक है। मैंने पहले बता दिया, कहने को आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पढ़ना स्कैंडियम और जिंक ही है बस, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये देखो, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक बार देख लो, किसका? जिंक का कितना है? 126। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है? बाकी सभी का देख लो तुम, 200 से ऊपर है, सभी का देख लो, 200 से क्या मिलेगा आपको? ऊपर मिलेगा। लेकिन जिंक का एकदम से ड्रामेटिकल चेंज कैसे आ गया 126? ये क्वेश्चन भी आएगा कि यार एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबका तो इतना ज्यादा होता है, जिंक का इतना कम क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन जिंक। तो कैसे वो आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तोड़ना भी बड़ा आसान है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो जिंक का सबसे कम होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट तो आपको पता ही है इनका वह हायर क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने बता दिया, इस चैप्टर में 50 में से 20 क्वेश्चन का आंसर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 20 कौन से और कहाँ लगाने हैं ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन आगे डी एंड एफ ब्लॉक के और तुमने 500 के आंसर लिख दिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, कहीं ना कहीं तुक्का बिट जाएगा, ठीक है ना। वो आपको देखना पड़ेगा कौन से वो 20 हैं। तो एक 20 में से एक तो ये है तुम्हारे सामने, बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है? तो आंसर जो है इसका, द हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन rise due to large number of unpaired electron in their atoms and hence stronger interatomic interaction। जब इतना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर
आपस में एक दूसरे के एटम के बीच में इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर रीजन था और ये क्वेश्चन भी होता है आपका खत्म। जर्नी को और आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही ये आज का पोर्शन खत्म होगा तो मुझे याद दिलवा देना, हैंड रेज कर देना। मेरे को ना 5 मिनट या 8 मिनट चाहिए और मैं पहले ही क्लास खत्म करूंगा। उस 8 मिनट में फिनोल के, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो मेरे को करवाने हैं, ज्यादा नहीं, 3 टॉपिक हैं बस, और छोटे छोटे से हैं तीनों के तीनों। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7। इन द सीरीज स्कैंडियम है 21 टू जिंक ये है 30। ठीक है ना, इस पूरी सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। आ गया वही वाली बात आ गई कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जिंक की जो होती है वो क्या होती है, लोएस्ट, बहुत कम होती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जिंक की। ऐसा क्यों है, व्हाई? तो इसका भी आंसर क्या आ गया, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेनेशन हम ऊपर कर चुके हैं, तो आंसर में आपको लिखना बिकॉज ऑफ absence या नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन जिंक देयरफॉर इट हैज वेरी लो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन 126 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नेम द 2 आयंस, ऐसे 2 आयंस के नाम बताओ इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच है जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। हम कर चुके हैं कल की क्लास में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 8 जिसकी जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट है हम कर चुके हैं। जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, आयंस बताने ना, तो जिंक 2 पॉजिटिव हो गया और एक हो गया स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, इनमें जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं आयंस के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये आपको करना है, देखते हैं कितने आंसर दे देंगे। विच इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव? रेज योर हैंड। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, विच इज मोर स्टेबल। मैंने पहले कह दिया था भाई ये चैप्टर आसान है, किसी को ये लग रहा हो गया यार इतना इतने नकली आसान आसान से क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूं भाई, जो चैप्टर है ही आसान। एफ ब्लॉक एलिमेंट से इतना डरते हैं स्टूडेंट, और मैं कह रहा हूँ एफ ब्लॉक आपको ना डी से भी ज्यादा आसान लगेगा। एफ ब्लॉक तो और भी आसान है। यशिका बताइए। सर Fe3 positive is more stable. रीजन? Half filled d orbital. हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, वेरी गुड। Fe3 पॉजिटिव देखो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। Fe2 पॉजिटिव की करोगे तो ये आएगा आपका आर्गन 3d एंड 4s। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितने, नॉर्मली कितने होते हैं, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पीछे से 2 निकालोगे तो फेरस आयन क्या बन जाएगा, 3d6। और Fe3 पॉजिटिव में सोचो यही केस करोगे आप तो यहाँ क्या आएगा, आर्गन 3d4s, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो 3d5। जाहिर सी बात है दिस इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल। ठीक है, तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल। चलते हैं नंबर 9 की तरफ, और हमारा नंबर 9 है क्या, विच एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। विच, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भाई ये, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज, आप याद रखना 3D सीरीज को क्या बोलते हैं। 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है विच एग्जिबिट large number of oxidation state, large number of oxidation state। मैं बता दूं ऑक्सीडेशन स्टेट को, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को बोल सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3D सीरीज पहले तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कोई बता सकता है 3D सीरीज के कितने नाम होते हैं? एक तो बोल सकते हो 3D सीरीज, 3 नाम बताए थे कल, बताओ इसको और क्या बोल सकते हैं, रेज योर हैंड। 3D सीरीज को और क्या बोल सकते हैं, रितेश बताइए। 3D सीरीज का दूसरा नाम सर फोर्थ पीरियड या फर्स्ट ट्रांजिशन। फोर्थ पीरियड या फर्स्ट ट्रांजिशन, वेरी गुड। इसको या तो बोल लो फोर्थ पीरियड या बोल लो फर्स्ट ट्रांजिशन, तो ये इसी के ही नाम है, फोर्थ पीरियड, ठीक है, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सब इसी के नाम है। ठीक है ना, तो ऐसे पूछेंगे तुमसे, अब तुम कितना भी घूम जाओ ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसकी बात हो रही है,
बात हो रही है भाई स्कैंडियम से लेकर किसकी, जिंक तक की। इनमें से 10 में से वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा वेरिएबल यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? रेज योर हैंड अगर किसी को पता है तो। बहुत बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भाई ये। वेरी गुड, नाइस विपिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दबदबा हासिल करने के बाद इनऑर्गेनिक में भी अपनी पोजीशन बहुत बढ़िया करके रख रखी है। और कोई जो बता सकता है? याद रखना भी, विपिन के पास भी उतना ही स्लीपिंग आवर्स हैं, ईटिंग आवर्स हैं, 24 आवर्स उसके पास भी हैं। कभी सोचते हो इसने कर लिया होगा चैप्टर? ये सब ये ना जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनकी बातें होती हैं, इसने तो कर लिया होगा। तुम कर लो भाई, तुम्हारे पास टाइम कम है, सबके पास उतना इक्वल टाइम है। थोड़ा जिद लाओगे ना आगे तो सारे होते चले जाएंगे। स्कूल में हो चुका है। अब बताओ विपिन की क्या आंसर है आपका? सर Mn। Mn करेक्ट आंसर है। ये है आपका मैग्नीज। और मैग्नीज एक ऐसा है, देखो ये मैग्नीज एक ऐसा है 3D ट्रांजिशन सीरीज का कि इसमें सबसे ज्यादा या सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कमाल का एलिमेंट है मैग्नीज। मैग्नीज देखो क्या शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है आपको। कैसे? लो जी, बड़ा पॉपुलर है Mn2 पॉजिटिव। मैग्नीज +7 भी शो कर सकता है। और आपको पता है इसके बारे में? कौन है वो? परमैग्नेट आयन। अब यहाँ Mn का एक बार एक्स की वैल्यू निकालना। भाई Mn की एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स हो गया Mn, ऑक्सीजन -2 होता है तो -2 14 इक्वल टू -1 पर मैग्नेट आयन KMnO4। तो यहाँ x है 2 4 जा 8 होता है। ठीक है भाई, 2 4 जा 8 है। इसे वहां ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी? आगे ना +7। तो मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक शो कर सकता है। ठीक है ना? +4 भी शो करता है MnO2। ये है MnO2, ये +4 भी शो कर सकता है। क्या कोई बता सकता है MnO2 का नाम क्या होता है? रेज योर हैंड। MnO2 आयुषी बताइए। सर मैग्नीज डाइऑक्साइड। नहीं, यशिका बताइए। Pyrolucite ore. इसे बोलते हैं पायरोलुसाइट ore। ठीक है ना? चलो ठीक है, कल वैसे तो मैंने कल भी काम दिया था ये, आज भी मैं दे देता हूँ। आज मैं थोड़ा सा कम काम देता हूँ, देखते हैं फिर भी कितने कर लेंगे। आपको ये 3 नाम याद करने हैं। एक MnO2 है, एक MnO4 नेगेटिव है, एक MnO4 2 नेगेटिव है। ऊपर वाले का जो नाम है वेरी पॉपुलर नोन एज पायरोलुसाइट और इसका नाम है पर मैग्नेट आयन और इसका नाम है मैग्नेट आयन। याद ना रहे तो KMnO4 याद कर लेना। KMnO4 आपको पता है क्या होता है? KMnO4 दिस इज वेरी पॉपुलर नोन एज पोटेशियम पर मैग्नेट, जो अब तक आपने पढ़ा है। एंड इट इज वेरी पॉपुलर नोन एज पोटेशियम मैग्नेट। ये पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4। ये KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आप जितना इनसे दूर भाग रहे हो ना अभी, मुझे पता है ना इस क्योंकि मैं कई सालों से लगा हुआ हूँ, तो मुझे पता है ये 3 नामों की कितनी ज्यादा इज्जत है इस चैप्टर में। ठीक है, अभी तुम जबरदस्ती प्यार करने लगोगे तीनों से। अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग है। ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, चाहे हंस के कर लो चाहे रो के कर लो, करने तो पड़ेंगे क्योंकि है ही इतने इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो आंसर था भाई, इन 3D सीरीज में कौन सा एक एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? दैट इज मैग्नीज। सबसे ज्यादा 2 से लेकर 7 तक। MnO4 को देखोगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4 आ रही है। देखो ये 4 भी शो करता है, तो ये 4 भी शो करता है, ये 7 भी शो करता है, ये 2 भी शो करता है। तो 2 से 7 तक ये शो कर सकता है। आपको सबूत चाहिए? यस वी हैव। ये देखो, ये है मैग्नीज की क्रेडिबिलिटी। मैग्नीज एक अकेला ऐसा एलिमेंट है अपने पूरे ग्रुप में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो कितनी है। किसकी सबसे ज्यादा है? मैग्नीज की सबसे ज्यादा है।
2 3 4 5 6 7 तक शो कर सकता है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है क्रोमियम, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आज मैंने वैसे एक ही काम दिया है आपको, कल हम क्रोमियम के भी 3 ऐसे पॉपुलर नाम हैं जो हम याद करेंगे। एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट तो पता होगा सभी को, K2Cr2O7, तो Cr2O7 2 नेगेटिव। चलो इसकी x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। 2x - 14 = -2, ऑप्शन होता है -2, 7 जा 14। चार्ज हमेशा इक्वल में रखते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी भाई इसकी? ये आएगी वैल्यू इसकी 6, तो इसीलिए ये मैक्सिमम 6 भी दिखाता है। और सभी ने पढ़ा होगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये 2 भी दिखाता है, ये 3 भी दिखाता है। तो सबसे जो जीतने वाला है उसका नाम है मैग्नीज, ये जीत गया, ठीक है। द हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इसी की होती है। और आगे चलते हैं, कहानी को और आगे ले जाते हैं। व्हाई डज कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड? जो कंपाउंड होते हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के? व्हाई डज ट्रांजिशन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड? So one more question we have to complete is why does compound of transition element colored? ये है हमारा number 10. This is our number 10. Why does transition element are colored? तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो टॉपिक हैं वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं कि ये कलर्ड क्यों होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, ये एलॉय फॉर्म क्यों करते हैं, ये एटोमाइजेशन फॉर्म क्यों करते हैं। अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, एक एक वर्ड में सब एक्सप्लेन होता है। ये एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, ये एटोमाइजेशन क्यों शो करते हैं इतने ज्यादा, ठीक है ना, ये कलर क्यों शो करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों शो करते हैं, ये कैटलिस्ट क्यों शो करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक एक वर्ड में सारे के सारे टिप पे याद हो जाएंगे सारे के सारे। ये कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास फिर से सेम आंसर, क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं भाई? बहुत कुछ कर सकते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी एनर्जी कहीं से ली, इस तरीके से मान लो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4, तो कहीं से भी यहाँ से एनर्जी ली, जंप करके कहाँ चले गए वो? अगले में इजी में चले गए, ठीक है। और फिर दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये कलर निकालते हैं, ठीक है। तो कलर शो करने का बड़ा सिंपल सा एक रीजन है, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या हीट से या लाइट से कहीं से भी, तो ये जंप हो जाएंगे अपनी कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में, और फिर दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फिर वो क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो ये होगा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, सो दे अंडरगो डी ट्रांजिशन। तो ये डी ट्रांजिशन भी शो करते हैं, ठीक है, और हमें कलर देखने को मिलते हैं। अगर कोई चीज आपको रेड दिखाई दे रही है तो क्या वो असलियत में रेड है? नहीं, ये कहानी चलती है भाई सारी। अगर कोई भी चीज आपको रेड दिखाई दे रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक रूल होता है, ये रूल है वो। विब में इंडिगो हटा दो, CYOR, ठीक है। अगर कोई चीज आपको रेड दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्यूबलाइट, उस पे आपके जहां भी आप बैठे हुए हो वहां कोई ना कोई चीज रेड जरूर होगी। तो आपकी जो ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो उस पे पहले तो टकराएगी, ठीक है, और वो ग्रीन कलर को पहले एब्जॉर्ब करेगी और आपको कौन सा कलर दिखाएगी? रेड कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलते हैं, वो टकरा रही है तो उसमें से ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ और उसने रेड को डिफ्लेक्ट कर दिया आपकी आंखों पे, तो इसलिए वो रेड दिखाई दे रही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। कलर का मेन रीजन सुन लो, इलेक्ट्रॉन। चाहे तुम सॉलिड स्टेट पढ़ लो, चाहे तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लो,
या तुम डी एंड एफ पढ़ लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो रीजन जो था इसका वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है क्या, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगला है हमारा नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आंसर सुन लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों शो करते हैं यार। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थोड़ा सा याद करो, हम क्या बनाते थे भाई, कॉपर अमोनिया आपका 6 और ऊपर है क्या 3 पॉजिटिव, याद है। तो हम कॉपर को कैसे लिखते थे, अमोनिया को 1 2 3 4 5 6, याद करो, ये एरो भी बनाते थे। ये एरो का क्या मतलब था, ये एरो का क्या मतलब था कि अमोनिया में से नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, कॉपर को। बस इतना ही समझना है, कॉपर को डोनेट कर रहा है। क्या कॉपर के पास रखने के लिए जगह है, बहुत जगह है। अगर कॉपर को देखोगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो डी में 5 का मतलब है इनके पास भाई जगह की कमी नहीं है। दे हैव अवेलेबल स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन विच आर डोनेटेड बाय लाइगेंड, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो क्या होगा, रीजन नंबर 1, इसका रीजन नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेशन का मतलब जितना जो भी डोनेटेड इलेक्ट्रॉन आए हैं क्या वो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में, या फॉर अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लाइगेंड, ये लाइगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, हाई चार्ज ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन, जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं उन पे हाई चार्ज होते हैं। आपने देखा +2 से लेके +7 तक भी शो कर सकते हैं ये, तो हाई चार्ज भी एक इसका रीजन हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर अगर हम जितने भी आज क्वेश्चन डिस्कस करे हैं हम एक बार नोट्स में देख लेते हैं जल्दी से, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं जल्दी से। भाई पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट हायर वैल्यू ऑफ एटॉमाइजेशन क्यों होती है, भाई आंसर था इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गर क्या हो जाता था, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना, अट्रैक्शन नहीं इंटरैक्शन, ओके। और बताता रहूंगा अगर कोई गलती होगी तो। नंबर नेक्स्ट जो है वो है इन द स्कैंडियम टू जिंक एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, जिंक की सबसे लोएस्ट होती है, क्यों, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और आगे देखे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Fe3 पॉजिटिव, क्यों, ये भी एक गलती है, 3D6 नहीं 5, ओके। और अगला क्वेश्चन कौन सा किया था, व्हाई एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच एलिमेंट कौन दिखाता है, मैग्नीज, ओके। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड, ये कलर्ड क्यों होते हैं, रीजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर सकते हैं, डी ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन जो किया था, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो रीजन क्या था, पहला रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लाइगेंड। एक और रीजन पढ़ेंगे इसका, एक रीजन है हाई चार्ज हाई होता है, एक रीजन है स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, इनके साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल। थर्ड लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई नहीं। तो 12 से तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो अल्कोहल के थे और हमने नहीं किए। तो एक बच्चे ने पूछे थे केमिकल टेस्ट, तो अच्छा हुआ उसने पूछ लिए, नहीं तो ये केमिकल टेस्ट ब्लैंक किए जाते। ये आपके ज्यादा नहीं है, 2 या 3 केमिकल टेस्ट हैं, ज्यादा है ही नहीं। पहला केमिकल टेस्ट है बड़ा पॉपुलर, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। नंबर 1 इथेनॉल एंड फिनॉल, इनको केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है। तो भाई एक बड़ा पॉपुलर केमिकल टेस्ट है, इसका नाम है FeCl3 टेस्ट, इसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये फिनोल के साथ रिएक्शन करता है। अगर आप फिनोल को इसमें डालोगे इस तरीके से, मैं पूरी प्रॉपर रिएक्शन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो फिनोल के साथ जो कि होता है C6H5
OH, फिनोल के साथ आप क्या डालोगे, FeCl3 डाल दोगे तो हाइड्रोजन, फिनोल क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो 3 हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, तो 3 Cl के साथ क्या निकल जाएगा, 3HCl, और ये बन गया आपका C6H5O नेगेटिव, वो भी कितने, 3 का थ्राइस, और ये Fe। ये वायलेट कलर शो करता है, आसान है ये, बहुत ज्यादा वायलेट कलर शो करता है। अगर आप इथेनॉल को लिखोगे CH3 CH2OH और इसमें डाल दोगे FeCl3, तो आंसर आएगा नो रिएक्शन, यानी ये वायलेट कलर शो नहीं करता है, नो वायलेट कलरेशन। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इसे। इस टेस्ट का नाम है FeCl3 टेस्ट। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका क्या करोगे आप, जैसे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल है। अगला है क्वेश्चन, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, इसका क्या करोगे। तो देखो 1 प्रोपेनॉल का मतलब होता है CH3 CH2 CH2OH, और 2 प्रोपेनॉल का मतलब होता है CH3 CH, और यहाँ आ गया आपका OH, और ये आपका आ गया CH3। ठीक है, ये है। और इसको करवाने से पहले मैं एक बार आपको एक बहुत जरूरी केमिकल टेस्ट जो है मैं वो करवा रहा हूँ, ताकि आपको ना बहुत जल्दी लिंक क्रिएट हो जाए माइंड में कि अच्छा अच्छा ये ऐसे भी होते हैं। इथेनॉल फिनोल तो ये तो हो गया आपका, ये है आपका 1 to 26। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, ये है आपका टेस्ट जो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉन। ये आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसको टेस्ट को बोलते हैं वेरी पॉपुलर नोन एज आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट में 2 चीजें डालते हैं, I2 और NOH। इसमें का एक रूल होता है कि C डबल बॉन्ड O के साइड में एक कार्बन अकेला फंसना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो ये तो कंफर्म ये टेस्ट जरूर देगा। देखो ये क्या करता है, जैसे ये अकेला कार्बन फंस गया, ये यहाँ से कटता है, और ये कार्बन आयोडीन के साथ क्या बना लेता है, CHI3, एंड इट इज नोन एज, बताओ सोचो इसका नाम क्या है, दिस इज येलो कलरेशन, येलो PPT, एंड नोन एज आयोडोफोम। तो इस टेस्ट का नाम ही क्या बोल दिया था, आयोडोफोम टेस्ट। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमेशा यही बनाएगा CH3CO और यहाँ का ONA हर बार। बैलेंसिंग क्या है वो उस चैप्टर में सीख लेना भाई, फिलहाल तो यहाँ आयोडोफोम टेस्ट की सिर्फ झलक है, इसको देख लो। अब आपको लगेगा कि मैं इस कीटोन को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल आया है आपका CH3CHOH, ये बहुत जल्दी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। आपको पता है कैसे, कोई रिएजेंट बता सकता है इसमें ऐसा क्या डालो जो ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, रेज योर हैंड, कुछ बताइए। PCC नहीं भाई, CrO3 डाल सकते हैं हम इसमें, और तो इसमें कॉपर 573 भी डाल सकते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चाहे तो तुम कन्वर्ट करके केमिकल टेस्ट ले लो, या फिर बताते हैं आयोडीन की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है इसमें, और NaOH की अमाउंट भी थोड़ी ज्यादा होती है, ये होती है 2-3, ये होती है 3-4। ठीक है, तो डायरेक्ट भी डाल के आप इसको शो कर सकते हो कि ये यहाँ से कट गया, आयोडोफोम बन गया, और CH3COONA बन गया। यानी ये जो काम कीटोन कर रहा था, ये काम एल्कोहल भी करता है, बस अकेला एक कार्बन कटना चाहिए। सोचो क्या ये कंपाउंड ये टेस्ट दे देगा, I2/NaOH दे देगा। अकेला एक कार्बन कहाँ है भाई, OH के साइड में, ये तो 2 कार्बन है, तो ये नहीं देगा, नो रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये आयोडोफोम टेस्ट देता है जिसमें येलो कलरेशन आती है, और वो नहीं देता। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखो बोर्ड में पूछा गया है 2012 में कि 2013 में 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल। अब आपको बताना है कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, बताइए कौन सा आयोडोफोम टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा।
रेज योर हैंड। एक कार्बन अकेला फंसना चाहिए। यस कुछ बताइए। सर 2 पेंटेनॉल देगा। बिल्कुल बिल्कुल 2 पेंटेनॉल ये टेस्ट दे देगा, क्योंकि आप कंपाउंड को जब बना के देखोगे ना, देखो CH3 CH2 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 CH3 5 हो गए ना, अब यहाँ 2 पे लगा लो OH, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो देखो इसके साथ हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो OH के साइड में देखो ये कार्बन फंस गया ना। अब 3 पेंटेनॉल बना के देखना एक बार, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड पेंटेनॉल है तो सिंगल बॉन्ड OH। क्या इस OH के आइदर साइड एक कार्बन अकेला फंसा? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, आंसर है नो। तो इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो अल्कोहल और कीटोन के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, अच्छा सोचना, ये थोड़ा सा प्रोपेनॉल, ये है आपका प्रोपेनॉल, और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कौन सा केमिकल टेस्ट इसको कंफर्म कर देगा? है किसी के दिमाग में? और बहुत आसान है, प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है। कोई बता सकता है कौन सा केमिकल टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश कर देगा? रेज योर हैंड। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। अच्छा ये आप पढ़ चुके हो, अब तो बता दो, इसी चैप्टर में पढ़ चुके हो आप। वेरी गुड यशिका, बताइए। सर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कर देगा। किसको कर देगा? सर आयोडोफॉर्म टेस्ट को प्रूव कर देगा। आयोडोफॉर्म तो करेगा ही नहीं, नहीं आयोडोफॉर्म नहीं करेगा ये, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड वो कैसे बनाएगा? सोचो ना, 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते ना इस कार्बन के। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं है। अब बताओ कौन सा टेस्ट है? विपिन, वेरी गुड, बताइए। सर लुकास रिएजेंट वाला। क्या बात है, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। आंसर है लुकास रिएजेंट। याद करो लुकास रिएजेंट क्या करता था? लुकास रिएजेंट का काम था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता था। ये अल्कोहल 1 डिग्री है, ये अल्कोहल 3 डिग्री है, ये इमीडिएटली क्या टर्बिडिटी देगा और ये इमीडिएटली टर्बिडिटी नहीं देगा। तो रीटेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। आप चाहते तो ऊपर भी देखो, ये तो दोनों ही, तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये तो लुकास देगा नहीं ना। यहाँ चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री है अल्कोहल और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी लुकास कर सकता है और ये आयोडोफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, बट ये आयोडोफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आज आपने जो सीखा है ना, वो इनके बारे में सीख लिया। एक तो सीख लिया आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, जो कि अगले चैप्टर में फिर आ जाएगा। एक सीखा आपने लुकास रिएजेंट के बारे में, इसे लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। और एक सीखा आपने FeCl3 टेस्ट के बारे में, और इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इस अल्कोहल जो थे वो यही है। एक बच्चे का छोटा सा क्वेश्चन और भी था कि आउट ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक का नाम है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक का नाम है ROH, एक का नाम है R-OH। ठीक है, क्या रखा है कि पहले वाला बेसिक है और दूसरे वाला एसिडिक है, एसिडिक है। तो वो कह रहा है कि बताओ फिर R और R- में क्या फर्क है? देखो एसिडिक तो हमने यार इतनी बार पढ़ लिया, इसे तो आप एराइल बना दो। एराइल का मतलब समझते हो? फिनोल बना दो। और कौन नहीं जानता कि फिनोल एक एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब रही बात इसकी आर की। आर को हम देखो ये तो बना नहीं सकते, और आर को हम क्या कह सकते हैं? एल्काइल, एल्काइल। और ये क्या बोल सकते हैं? आर को एराइल। अब ये जो एल्काइल है, कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हमें ये समझा रखा है कि ROH जो है ये भी एसिडिक होता है, अल्कोहल भी एसिडिक है, लेकिन फिनोल ज्यादा एसिडिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर का मतलब एक ही आर नहीं होता, आर का मतलब ये भी आर है, CH3 और ये OH, ये भी तो आर है, इसको भी तो आर बोल सकते हो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अगर मान लो लॉस जाता है तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा?
भाई ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा आपका क्या, ये हाइड्रोजन चला गया। अब ऑक्सीजन पे जो चार्ज हो गया वो हो गया नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखना क्या होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर इतना ज्यादा है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। एक होता है प्लस आई, एक माइनस आई। अगर नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है तो माइनस आई होता है, पॉजिटिव पार्ट प्लस आई है। अब मैं इसको पूरा इंडक्टिव इफेक्ट को समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, बस इतना ध्यान रखना, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना कर देगा कि इस पे नेगेटिव जो चार्ज है ना वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और भी सुनो, एक्सेप्ट करने के बाद भी इस पे चार्ज ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ये और कोई हाइड्रोजन मिलेगा इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है भाई, वो होता है बेसिक, और ये क्या होता है एसिडिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कई बच्चों में ये भी होता है सर आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो ये MTG का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी मैं इसको आपके पास ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।